गुड मॉर्निंग क्लास। हम लोग विजन 365 पीटी करंट अफेयर्स को फोकस कर रहे हैं। इससे पहले हमने 3 क्लासेस दे रखे हैं, उनमें टॉपिक वाइज आपको समझाया किसमें क्या करंट चेंज हुआ और उसके स्टैटिक को मैंने साथ में कुछ रिवीजन भी कराया है। इसी तरीके से आगे हम नेक्स्ट टॉपिक को करते हैं, इलेक्शन कमीशन। ठीक है, हम लोग आज समझते हैं इलेक्शन कमीशन में करंट अपडेशन क्या हुए हैं। तो पहला देखते हैं, निर्वाचन आयोग। इसमें जो पहली न्यूज आई है वो आरपीए एक्ट को लेकर आई है। आरपीए एक्ट 1950 और 1951, इसे हिंदी में कहते हैं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और 1951। पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट बोला जाता है 1950। और हमें पहले तो यही संक्षेप में समझना है, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे गए हैं कि इनमें है क्या। ठीक है, तो आरपीए एक्ट 1950 की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्षेत्र परिभाषित है, निर्वाचक क्षेत्र। जैसे विधानसभा के चुनाव के लिए पर्टिकुलर निर्वाचन क्षेत्र हम लोग सुनते हैं कि 74वीं विधानसभा, 75वीं विधानसभा या इस तरीके से, तो वो क्षेत्र परिभाषित कौन करता है? तो आरपीए एक्ट करता है। इसी में मतदाताओं के बारे में भी जिक्र किया गया है। जैसे मतदाताओं को क्या क्या, मतदाता की योग्यता क्या होगी और इनकी सूची जो है वो प्रिपेयर भी इसी के तहत की जाती है। यानी 3 मेजर प्रोविजंस हैं। एक क्षेत्रों का वर्गीकरण है, लोकसभा का निर्वाचक क्षेत्र हो चाहे विधानसभा का हो, और मतदाता की योग्यता हो या मतदाता की सूची हो, वो कैसे प्रिपेयर होगी, कौन करेगा और उसमें क्या क्या एलिजिबिलिटीज होंगी, ये हमारे आरपीए 1950 में दिया गया। अब 1951 में फिर क्या है? इसमें जो सांसद या विधायक होते हैं, सांसद या विधायक, इनकी योग्यताएं दी गई हैं। मतलब मतदाताओं की योग्यताएं 1950 के एक्ट में है, सांसद और विधायक को योग्य या निर्हर अयोग्य कैसे घोषित किया जाएगा, ये कहाँ दिया गया है? 1951 में दिया। दूसरी अगर हम बात करें तो इसमें क्या दिया गया है? संचालन कैसे होगा, जैसे चुनाव वगैरह कैसे संचालित होगा, एक इलेक्शन कमीशन होगा, फिर वो मशीनरी कैसे हायर करेगा, कैसे परिसीमन आयोग काम करेगा, ये सब चीजें कहाँ पर डिस्कस की गई हैं? 1951 में की गई। तो हम कहें कि मेजर अगर डिफरेंस हम देखें, इसमें मतदाताओं के बारे में बताता है और ये सदस्यों के बारे में बताता है। ठीक, अब इन्हीं में कुछ चेंज किए गए, करंट अफेयर्स ओरिएंटेड समझना है। पहला चेंज, अगर हम 1950 के एक्ट में कहें तो एक चेंज ये लाए हैं आधार संख्या को लेकर। आधार संख्या, मैंने यहां पर बताया कि मतदाताओं की योग्यताएं दी गई हैं। तो अब जो भी हमारे यहां का अधिकारी होता है, जो हमारा निर्वाचक सूची में नाम दाखिल करता है, वो क्या कर सकता है? वो आपका वोटिंग रिकॉग्नाइज करने के लिए कि आपका ही वोट है, आपसे आधार संख्या मांग सकता है। और अगर आपने आधार संख्या प्रोवाइड नहीं कर पाई तो केंद्र सरकार द्वारा आयोजित वैकल्पिक दस्तावेज मांग सकता है। अगर वो भी आपने उपलब्ध नहीं कर पाया तो उन परिस्थितियों में आपका वोटिंग राइट्स कैंसिल किया जा सकता है। मीन्स आपको वैकल्पिक दस्तावेज का अवसर दिया जाएगा। अगर आपने वो उपलब्ध नहीं करा पाया तो सत्यापन में, तो आपका क्या हो सकता है? वोटिंग राइट कैंसिल हो सकता है। और ये भी प्रोविजन है कि केंद्र सरकार और भी कोई वैकल्पिक मार्ग सजेस्ट कर सकती है, तो हो सकता है आपका वोटिंग राइट्स कैंसिल ना हो। दूसरी चीज, अगर आपका वोटिंग में मतलब वोट है, ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है और आपके पास किसी कारणवश आधार संख्या नहीं है, तब आपका वोटिंग राइट कैंसिल नहीं किया जाएगा। आपके पास अदर जो भी वैलिड डॉक्यूमेंट होगा उसके आधार पर आपको दे दिया जाएगा। कंफ्यूज नहीं होना है। क्या समझना है? नया वोट बनवाना है तो आधार कंपलसरी हो गया है। ठीक है, और पुराना आपके पास वोटिंग ऑलरेडी वोटिंग लिस्ट में आपका नाम है, तो आपके लिए आधार संख्या से या तो सत्यापन करवा लो या कोई अदर डॉक्यूमेंट जो केंद्र सरकार ने आपसे मांग की हो उसकी, या उन्होंने अपनी लिस्ट में रखा हो कि अगर आधार संख्या ये नहीं है तो ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है या अदर कोई डॉक्यूमेंट हो सकता है, वो चीज़ें आपसे मांगी जा सकती हैं। थोड़े एक्ट टफ होते हैं, इसलिए मैं धीरे धीरे आपको समझा रहा हूँ, आप ध्यान से समझिए। ये चेंज कर दिया गया। दूसरा एक क्या किया गया, आप ध्यान से समझिए। 1950 में ही मैंने एक और चीज़ बताई यहाँ पर कि योग्यता किसकी है? मतदाता की। पहले हमारे यहाँ जब वोटिंग लिस्ट तैयार होता था
तब उस वर्ष की 1 जनवरी को ही 18 वर्ष के लिए एलिजिबिलिटी डेट माना जाता था। मतलब क्या है कि आप वोट डालने के योग्य हैं या नहीं, आप 1 जनवरी को 18 वर्ष के अगर हो गए हैं तो आप वोट डालने के लिए योग्य होंगे, ऐसा कहा जाता था। अब इसकी जगह 4 तिथियां एलिजिबल हो गई हैं। 1 जनवरी को चेक किया जाएगा, 1 अप्रैल को चेक किया जाएगा, 1 जुलाई को चेक किया जाएगा और 1 अक्टूबर को चेक किया जाएगा। मीन्स ये हुआ कि सपोज कर लेते हैं कि 2023 में वोटिंग राइट्स के लिए एक लिस्ट तैयार की जा रही है कि कौन कौन नए वोट डालने वाले लोग बनेंगे। पहले क्या था, केवल 1 जनवरी को जो 18 वर्ष का हो जाएगा वही वोट के लिए अप्लाई कर सकता था। अब वो भी कर सकते हैं जो 1 अप्रैल 2023 को होने वाले हैं, वो भी कर सकते हैं जो 1 जुलाई 2023 को होने वाले हैं, वो भी कर सकते हैं जो 1 अक्टूबर को। मीन्स जब 2024 के वोटिंग्स हों, वोटिंग लिस्ट आए, उसमें वोट पड़े 2024 में जो लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, तो उनमें ये सभी एलिजिबल होंगे। एक डेट से बढ़ाकर कौन कितनी डेटें प्रस्तावित कर दी गई हैं पात्रता के लिए? 4 कर दी गई। दूसरा मेजर चेंज ये है। तीसरा, एक आपने सुना होगा प्रॉक्सी वोटिंग से रिलेटेड है, हालांकि अब हम थोड़ा सा ऐसे चेंज बताएं, वोट डालने से रिलेटेड है। मैंने कहा इसमें 1951 में संचालन के बारे में बात की गई है। इसमें क्या होता है कि हमारे यहाँ एक जेंडर तटस्थता के लिए एक बात कर रहे हैं, यहाँ पर तीसरे में प्रोविजन को ध्यान से समझिए। जेंडर तटस्थता क्या है? पहले ये होता था कि अगर पति कहीं नौकरी कर रहा है और डाक मत द्वारा वोट डालने के कुछ लोगों को अधिकार दिया जाता है, जैसे सशस्त्र बल के लोग हैं, सेना के लोग हैं, अगर वो कहीं पर हैं और अपने परिवार के साथ रहते हैं तो पत्नी को भी वोटिंग राइट डाक के द्वारा दिया जाता था। लेकिन अगर पत्नी इन केस कर रही है जॉब, तो पति को ये राइट नहीं मिलता था। अब ये चेंज कर दिया गया है, पति पत्नी की जगह स्पूज शब्द लिखा गया है, दाम्पत्य लिखा गया है, यानी पति पत्नी और उसके बच्चों को डाक मतपत्र का अधिकार दिया जाएगा। ये तीसरा चेंज है किसमें? 1951 के अधिनियम। बस समझ पा रहे? तो हमने आपको बताया कि 1950 और 1951 में कुछ मेजर चेंज लेकर ये लोग आए हैं और ये चेंज आपको समझने हैं, ये जो मैंने आपको यहाँ पर समझा। ठीक, इसी के साथ में हम कुछ और बातें यहाँ पर बताएं। ये तो आरपीए एक्ट में चेंज है, और इलेक्शन से रिलेटेड क्या क्या चेंज किए गए हैं, कुछ बेसिक बातें भी बताते हैं हम। अच्छा, आप जानते होंगे निर्वाचन आयोग जो है वो किस में है? भाग 15 में। स्टैटिक में रिवाइज करा रहा हूं। आर्टिकल अगर कोई पूछ दे तो 324 से 329 तक। ठीक, और इसमें भी कहा गया है 325 में मतदाता की योग्यता, क्योंकि मतदाता पर ही बहुत जिक्र हुआ। 24 में तो निर्वाचन आयोग का ही गठन बात कर दी। 25 में क्या कहा गया? योग्यता दी गई है। योग्यता में क्या कहा गया कि धर्म, जाति, लिंग, इनके आधार पर या रंग के आधार पर हम किसी भी व्यक्ति को वोटिंग राइट से ना योग्य मानेंगे ना अयोग्य मानेंगे। यानी पर्टिकुलर धर्म का है तो वो वोट डालेगा, पर्टिकुलर जाति का है तो वो वोट डालेगा, पर्टिकुलर लिंग का है तो वो वोट डालेगा। ऐसा कोई क्राइटेरिया हमारे यहाँ निर्धारित नहीं किया गया। ये जरूर कहा गया है कि दिवालिया और अगर कोई पागल या विकृत है तो वो वोटिंग राइट्स नहीं रखेगा, लेकिन वो निर्धारित कौन करेगा? मिनिमम हाई कोर्ट निर्धारित करेगा। यानी ऐसा नहीं कि आपकी प्रेमिका ने कह दिया कि आप पागल हो और आपने कहा कि हमारा वोटिंग राइट चला गया, तो ये संभव नहीं। ठीक, तो मीन्स क्या है आपको समझना है कि वोटिंग राइट कब जाता है? 2 परिस्थितियों में जाता है, दिवालिया या पागल या विकृत घोषित होने पर। और वो कौन? हाई कोर्ट द्वारा मिनिमम क्या होना चाहिए? डिक्लेयर। यानी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर करता है तो आप माने जाएंगे आप वोटिंग राइट से क्या हो गए हैं? वंचित हो गए। ठीक, ये बातें समझे। दूसरी बातें समझना है, हमारे वोटिंग राइट्स उन लोगों को भी है जो जेल में होते हैं, वो चुनाव भी लड़ सकते हैं। समझे? तो बहुत ब्रॉड वे में डेमोक्रेसी को डिफाइन करने की कोशिश की गई। तो ये समझने वाले। फिर कुछ फैक्चुअल और बता दें कि लोकसभा में अगर पूछा जाए एससी के लिए कितनी सीटें रिजर्व हैं और एसटी के लिए कितनी सीटें रिजर्व हैं, तो इसके लिए 84 हैं, इसके लिए 47 हैं। ये फैक्चुअल कुछ डेटा है जो पीसीएस जैसे एग्जामों में कभी कभी पूछे जाते हैं। बस समझे? तो ये इसमें एडिशनल हमने स्टैटिक बता दी, आरपीए है। दूसरी एक मेजर ऑफ न्यूज हम बताने जा रहे हैं, ये पहली न्यूज थी, उसमें दल बदल कानून को लेकर जिक्र है। क्यों जिक्र है ये केवल सुनना है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में जो अध्यक्ष हैं
उनके लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया कि तुम कुछ सदस्यों को अयोग्य घोषित करो। हालांकि अगर राजनीतिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो गलत है, क्योंकि कई ऐसे राज्य और हैं जहां पर योग्यता अयोग्यता को लेकर विवाद चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें निर्देश जारी नहीं किए। तो ऐसी चीजें भी निकल कर आती हैं, या जारी किया है, मुझे जानकारी नहीं है उसके लिए, तो जहां तक मेरी जानकारी में ऐसा। तो यहां पर हम बात करते हैं, ये न्यूज में चल रहा है। अब हमारे लिए क्या समझना है, दल बदल कानून क्या है, दल बदल कानून। ठीक, दल बदल कानून के बारे में समझना। ये आया कब? पहली बात तो हमारे यहां 10वीं अनुसूची में ये जोड़ा गया। इसका स्टेटिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है 52वें संविधान संशोधन द्वारा। कब? 1985। बस समझ लो, ये स्टेटिक। इसमें क्या करते हैं कि सदस्य जिस पार्टी से चुनाव लड़ता है उस पार्टी को छोड़कर वो दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेता है, इसी को हम क्या कह देते हैं, दल बदल कर देते हैं। और समझने वाली बात है कि आम भाषा में से ही हॉर्स ट्रेडिंग कहते हैं, हॉर्स ट्रेडिंग। ठीक है, हॉर्स ट्रेडिंग कहते हैं। तो दल बदल समझना है। क्या है ये तो मैंने स्टेटिक बताया दल बदल में। अब हम समझाते हैं इसमें कौन कौन से प्रोविजन है। देखिए, जो सदस्य होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं किसी भी सदन में। पहला जो सदस्य होते हैं वो निर्वाचित होते हैं, मतलब निर्वाचित मनोनीत तो 2 तरीके के होते हैं। पार्टी के सदस्य होते हैं, हम कहें कि राजनीतिक दल से निर्वाचित, मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल। दूसरे निर्दलीय होते हैं और तीसरे होते हैं मनोनीत। अब संक्षेप में अगर हम समझाएं तो आपको पता है, कोई भी दल जो जिसे मान्यता मिली हो उससे अगर कोई सदस्य चुनाव लड़कर आता है, जैसे हमारे यहाँ आपको पता है बड़ी बड़ी नेशनल पार्टियां हैं 8, उनकी हम मान लें, या कुछ राज्य स्तर की पार्टियां हैं वो भी मानी जाती हैं, तो उनकी हम बात करें, उनसे जैसे बीजेपी से कोई चुनाव लड़कर आया है, कांग्रेस से लड़कर आया है, टीएमसी से लड़कर आया है, अदर किसी भी हम मान लें एनपीपी से लड़कर आया है, इनके जो सदस्य होंगे वो क्या कहलाएंगे, मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के सदस्य कहलाएंगे। और ये जब पार्टी बदल लेते हैं तब इनके लिए क्या प्रोविजन है, स्वेच्छा से अगर ये पद अपना त्याग दें और जाकर किसी दूसरी राजनीतिक पार्टी में शामिल हो जाएं, तो या शामिल हो जाएं 15 दिन के अंदर अगर इनका पार्टी प्रोसीजर इन्हें माफ नहीं करता है तो ये इनकी सदस्यता सदन से समाप्त हो जाती है। ठीक, हालांकि सदस्यता समाप्त करने की पावर उस सदन के पीठासीन अधिकारी की होती है। पीठासीन अधिकारी जैसे लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं, और विधानसभा में विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं। अब निर्दलीय की क्या है, ये जाकर कोई भी पार्टी ज्वाइन कर ले, किसी पार्टी से तो था नहीं, तो इसकी सदस्यता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। और मनोनीत, जैसे राष्ट्रपति 2 सदस्य कहां मनोनीत करता है, लोकसभा में, ऐसे विधानसभा में गवर्नर एक सदस्य मनोनीत करता है, और इसी तरीके से अगर हम 12 सदस्य को राज्यसभा मनोनीत करता है। और इसके लिए प्रोविजन खासकर याद रखें कि 6 माह बाद, यानी 6 माह के भीतर अगर किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है तो सदस्यता समाप्त नहीं होती। 6 माह के बाद अगर ये किसी भी दल की सदस्यता धारण कर लेता है तो इसकी भी सदन की सदस्यता क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। ये बातें समझना। तो हमें क्या समझना है कि राजनीतिक दल कैसे, इसके बारे में हम फिर रिकॉल कराएंगे, ये किसी अपने स्वेच्छा से पद को त्याग दे दे या किसी दूसरी पार्टी में जाके शामिल हो जाए, 15 दिन के अंदर इसका पीठासीन अधिकारी या हम कहें विप इसके लिए जारी हुआ, उसे माफ नहीं किया गया, तो उन परिस्थितियों में इसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। निर्दलीय किसी भी पार्टी की सदस्यता ले ले समाप्त हो जाएगी, और मनोनीत 6 माह के बाद अगर ले ले तो सदस्यता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। अब यहां समझना क्या, ये सब करता कौन है, पीठासीन अधिकारी। प्रारंभ में ये सब न्यायिक पुनरावलोकन के अधीन भी नहीं आता था, क्या है, और उसमें मैंने यहां तक आपको समझा दिया कि कौन कौन सदस्य की कैसे निर्योग्य वो घोषित हो जाएगा। मैं आपको पीठासीन अधिकारी कुछ पावर्स के बारे में डिस्कस कर रहा था कि पहले प्रोविजन ये था 1992 तक कहें या 1993 तक
कि पीठासीन अधिकारी का ही निर्णय अंतिम निर्णय हुआ करता था, लेकिन कीतो होलो हॉर्न मामले में ये कहा गया कि इसकी निर्णय की भी न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। मीन्स क्या है, रिव्यू पिटिशन डाली जा सकती है कि उसके जो निर्णय है वो कोई बायसनेस के साथ तो नहीं है ऐसा। तो अब स्थिति क्या है, हम कहें दल बदल कानून पर न्यायिक पुनरावलोकन संभव है, जो कि पहले संभव नहीं था। ठीक, तो दल बदल कानून में हमारे लिए इतनी ही चीजें इंपॉर्टेंट हैं। मैंने आपको बेसिक से बता दिया कि कहाँ न्यूज में क्यों है, पश्चिम बंगाल को लेकर है, कितने प्रकार के सदस्य होते हैं। कुछ और एडिशनल अगर हम बातें बताएं तो दल बदल कानून से संबंधित नियम जो है वो कौन बनाता, तो लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष जो नियम बनाए जाते हैं उन्हें 30 दिन के लिए सदन के समक्ष रखवाता है, उन पर विचार विमर्श होता है। विचार विमर्श के बाद डिस्कशन, कुछ संशोधन प्रस्तावित किए जाते हैं, कुछ स्वीकार किए जाते हैं, कुछ अस्वीकार किए जाते हैं। ये सब होने के बावजूद वही नियम पारित हो जाते हैं और उन्हीं नियमों के आधार पर इन सदस्यों की योग्यता और निर्योग्यता जो होती है वो निर्धारित होती है। तो इतनी चीजें ही हमारे लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम कुछ छोटी छोटी और इंपॉर्टेंट न्यूज हैं उनके बारे में डिस्कशन करते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट न्यूज इसमें चुनाव बॉन्ड्स को लेकर है, चुनावी बॉन्ड्स। इलेक्टोरल बॉन्ड, देखिए क्या है। अगर कोई पूछ दे कि ये क्या है तो हम बताते हैं, देखिए दो इकोनॉमी में होते हैं, एक होता है बिल और एक होता है बॉन्ड। ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वित्तीय यंत्र होते हैं, इनसे पैसे का लेन देन किया जाता है। अगर उसकी मैच्योरिटी पीरियड 1 वर्ष से कम होता है तो हम उसे क्या कह देते हैं, बिल, और अगर 1 वर्ष से ज्यादा होता है तो उसे हम क्या कह देते हैं, बॉन्ड कह देते हैं। और ये मुक्त ब्याज से रिलेटेड होते हैं, मतलब जरूरी नहीं कि इन पर ब्याज हो। तो अब हम समझाते हैं कि चुनावी बॉन्ड क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि ये भी एक तरीके का क्या है, वित्तीय यंत्र है और इसमें चुनाव के लिए पैसे का लेन देन किया जाता है। ठीक, तो अगर कोई पूछे चुनावी बॉन्ड क्या है तो हम कहेंगे एक तरीके का फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है या वित्तीय यंत्र है जिससे चुनाव हेतु पैसे का लेन देन किया जाता है। न्यूज में क्यों है, 62.5% के करीब पैसा केवल 3 राजनीतिक पार्टियों को मिला हुआ है चुनावी बॉन्ड के माध्यम से। उसमें बीजेपी है, कांग्रेस है और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस है। ठीक, 3 को। तो ये केवल 3 पार्टियों को ही इतना पैसा मिल गया। ये एक वो है कि 3 ही पार्टियां हमारे यहाँ इमर्ज करती चली जा रही, बाकी पार्टियों का जो है वो स्थिति ठीक नहीं है। इसकी वजह से अब समझने वाली बात यह है, इसके लिए हमारा स्टैटिक इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, अब ये इंपॉर्टेंट है पहला कि कब शुरू हुई, तो 2017-18 में ये योजना स्टार्ट हुई थी। दूसरा पूछा जाता है कि इसमें जो पैसा है वो कौन ले सकता है, कोई भी मान्यता प्राप्त दल ले सकता है। मान्यता प्राप्त दल यानी ऐसा राजनीतिक पार्टी जिसे मान्यता मिल गई हो। मान्यता उसी को मिलती है जो पिछले चुनाव में मिनिमम 1% वोट अर्जित कर लेता है। रजिस्टर्ड होना अलग बात है, रजिस्टर्ड गैर मान्यता प्राप्त दल भी होते हैं। मान्यता वो होता है जो पिछले चुनाव में 1% वोट क्या कर लेता है, अर्जित कर लेता है। दूसरी बात समझना, कौन पैसा दे सकता है, हमारे यहाँ का कोई भी नागरिक पैसा इसमें दे सकता है और निगमित संस्था भी दे सकती है। मीन्स क्या है कि वो यहाँ रजिस्टर्ड हो, समझे। तो 2 लोग यहाँ पैसा दे सकते हैं, निगमित संस्था और कौन दे सकता है, नागरिक। कैसे कैसे पैसा देंगे, मिनिमम जो है वो 1000 रुपए या इसके गुणक में 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़। और ये भी कहा गया है कि एक व्यक्ति चाहे जितने भी बॉन्ड परचेज करके दे दे, समझे। तो ये गुप्त दान है पार्टियों को, ये गुप्त दान है पार्टियों को। जो बॉन्ड खरीदेंगे वो कहां से खरीदेंगे, इसके लिए जो संस्था निर्धारित की गई है वो कौन सी, SBI निर्धारित की गई। और यह भी बताया गया है कि इसमें उसका नाम उल्लेखित नहीं होगा कि वो बॉन्ड खरीदा किसने। और ये बॉन्ड उसे 15 दिन के अंदर किसी राजनीतिक पार्टी के अकाउंट में डिपॉजिट करना होगा। अगर उसने ये जमा नहीं वहां किया तो प्रधानमंत्री राहत कोष में इसका पैसा चला जाएगा।
तो चुनावी बॉन्ड क्या 62.5% पैसा केवल 3 राजनीतिक पार्टियों को मिला, ये करंट अफेयर्स का है। हमें केवल चुनावी बॉन्ड समझना, कब की योजना है, 2017-18 की है, काफी उसमें रहती है, क्योंकि हम एक बात कहते हैं हर चीज का उजागर होना चाहिए, उसके विरोधाभास में भी ये चीजें हैं। सरकार ने कहा कि हम नियंत्रण कर रहे हैं, हालांकि वो नियंत्रण ठीक से है नहीं, ठीक, तो उस पर एक अलग डिबेटेबल कॉन्सेप्ट बन सकता है, वो एक अलग का है। तो हमने आपको ये छोटा सा बताया कि चुनावी बॉन्ड भी चर्चा में है। अब अगला हम देखते हैं क्या चर्चा में, स्टार प्रचारक चर्चा में। स्टार प्रचारक, स्टार प्रचारक कौन होता है? जो बहुत नेमी फेमी व्यक्ति होता है और किसी राजनीतिक दल से जुड़ जाए या उसके लिए प्रचार करने लगे, उसकी विचारधारा को प्रोत्साहन देने लगे, वो क्या कहलाता है? स्टार प्रचारक। राजनीतिक दल में हमारे यहां अगर मान्यता प्राप्त दल है, रजिस्टर्ड है, तो वो 40 स्टार प्रचारक रख सकता है। और गैर मान्यता प्राप्त जो कोई गैर सदस्य ऐसा लड़ रहा है तो वो कितने रख सकता है? 20। एक तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे राष्ट्रीय दल का स्तर का दल है, राज्य स्तर का दल है, तो वो कितने स्टार प्रचारक रखेगा? 40। और अगर ऐसा कोई नहीं है जिसे मान्यता नहीं मिली है राष्ट्र स्तर की, राज्य स्तर की, तो वो कितने रखेगा? 20। कोविड के दौरान इनकी संख्या घटाकर 30 करने की सलाह दी गई और इनकी संख्या घटाकर 15 करने की सलाह दी गई। इसी वजह से न्यूज में है, किसमें है? चर्चा। बस इतनी छोटी सी न्यूज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब पूछा जाए स्टार प्रचारक कौन निर्धारित करता है? प्रस्तावित तो वो दल करेगा, लेकिन वो स्टार प्रचारक रहेगा या नहीं रहेगा, ये निर्णय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का होता है। किसका होता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का होता है। तो हमारे लिए इतनी चीज। अब चुनावी खर्च को लेकर एक चर्चा में है, क्योंकि कोविड के दौरान खर्चे को लेकर भी, तो चुनावी खर्च, हमारे यहां बड़े दल होते हैं और बड़े राज्य हैं और छोटे राज्य। अगर हम बड़े राज्यों की बात करें तो इनका खर्च जो बढ़ाकर है वो 70 लाख रुपए से 95 लाख रुपए कर दिया गया लोकसभा के चुनाव के लिए, और 54 से जो है वो 75 लाख कर दिया गया है छोटे का। यानी लोकसभा में पहले एक कैंडिडेट 70 लाख रुपए खर्च कर सकता था अगर बड़ा राज्य है, जैसे यूपी है, एमपी है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है, ये बड़े राज्य। छोटा राज्य था तो वो कितने खर्च कर सकता था? 54 लाख। उसका कितना कर दिया गया है? 75। और इसका कितना कर दिया गया है? 95। बड़े का 95। दूसरे छोटे राज्य की अगर हम बात करते हैं, तो छोटे राज्य हमने इसी में बता दिया। अब हम यहां पर विधानसभा का बता देते हैं, वो लोकसभा मान लीजिए, ठीक है। विधानसभा का जो है वो बढ़ाकर 70 लाख रुपए किया गया है। डिफरेंट राज्यों में डिफरेंट, इसलिए मिनिमम लिमिट नहीं याद रखना। और जो 20 लाख जहां होता था वहां 28 लाख कर दिया गया है। मींस मान लीजिए कि 54 लाख कुछ विधानसभाओं का होता था, उनका बढ़ाकर हमने 70 कर दिया, और जहां का 20 लाख होता था वहां का क्या कर दिया? 28 लाख रुपए कर दिया। तो हमें मैक्सिमम लिमिट याद रखनी है कि लोकसभा में कितना हो गया है? 95, 75 हो गया है, और उधर कितना हो गया है? 70 और 28 हो गया। बात समझ में आ रही? तो ये भी चर्चा में चल रहा है, ठीक। अब ये एक बहुत कॉन्सेप्चुअल है, अगर हम उसे देखें, अस्थायी निर्वाचक क्षेत्र। अस्थायी निर्वाचन क्षेत्र, ये क्या है? देखिए, भारत में अगर पूछ दिया जाए कि क्या कोई अस्थायी निर्वाचक क्षेत्र है, तो है, एकमात्र है सिक्किम का, ठीक। एक संघ वहां है, आपको पता, लामो करके जनजाति है, उसके लिए अस्थायी निर्वाचन क्षेत्र है। अब न्यूज में क्यों है? जम्मू कश्मीर में जो लद्दाख वाला प्रांत पड़ता है, या लद्दाख हम इस समय यूटी कहें, उसने जम्मू कश्मीर के जो ब्राह्मण थे, पंडित थे, जो आपने देखा होगा कि दंगा हुए और वहां से प्रतिस्थापित होकर आए हैं, इन्होंने अस्थायी निर्वाचन क्षेत्र की मांग की है, इसलिए न्यूज में है। अब क्या होता है ये समझना। जैसे जी सिक्किम वाला है, यहां पर 51 मठ हैं और इन 51 मठों में बौद्ध भिक्षु रहते हैं,
और वो बौद्ध भिक्षु ही अपने कैंडिडेट निर्वाचित करते हैं और वही लोग केवल मतदान करते हैं। मतलब क्या है, ये सेम वैसे ही है जैसे हमारे पृथक निर्वाचक मंडल चला था 1909 के अधिनियम में। हालांकि उसमें एक पर्टिकुलर एरिया भी डिसाइड हो जाता था कि इस पर्टिकुलर एरिया के मुस्लिम लोग केवल मुस्लिम प्रतिनिधि को चुनेंगे। यहां पर ऐसा नहीं, यहां पर समुदाय है, यहां पर एरिया बिल्कुल डिसाइड नहीं है कि इस पर्टिकुलर एरिया के लोग होंगे। यह कहा गया है कि इस समुदाय के लोग होंगे, इस स्टेट का है तो उस स्टेट के लोग होंगे और वो पर्टिकुलर कैंडिडेट को निर्वाचित होकर भेजेंगे। मतलब क्या है, लामो संघ में सिक्किम के जो 51 बौद्ध मठ हैं उनमें जो बौद्ध भिक्षु रहते हैं वो कुछ बौद्ध लोगों को ही निर्वाचित करके भेजते हैं। इसी तरीके से जम्मू कश्मीर में मांग की है ब्राह्मणों ने कि हमें अस्थायी निर्वाचन क्षेत्र दिया जाए या अस्थायी निर्वाचन मंडल प्रोवाइड किया जाए। तो भारत में एकमात्र अस्थायी निर्वाचक मंडल है जो हमने क्या बताया आपको, ठीक है। तो ये बातें यहां से समझिए, ये बात क्लियर सभी को। चलो अब हम बात करते हैं, कुछ चीजें और हैं। ईवीएम बड़ा चर्चा में है। ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, हमें पता है कि ईवीएम क्या है, एक ऑनलाइन मतलब उस तरीके से वोटिंग। तो इसमें कुछ फैक्ट सीधे सीधे सिंपल पूछे जाते हैं। कहा जाता है क्या इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, तो नहीं, मतलब ये बैटरी से चल जाती है कि वो जरूरी नहीं कि वहां विद्युत भी उपलब्ध हो, ऐसा कहते हैं। फिर कहते हैं कि इसमें क्या होता है, तो इसमें नाम कैसे, जो उम्मीदवार होते हैं, तो कितने उम्मीदवारों के नाम इसमें आ सकते हैं, मैक्सिमम 64। एक ईवीएम में मैक्सिमम कितने वोट पड़ सकते हैं, तो 2000। ये कुछ बेसिक चीज है, ठीक है। तो ये हमें बेसिक यहां से याद रखना। इसी के साथ एक वीवीपैट होता है, वेरिएबल वोटिंग पेपर ऑडिट करके। वो क्या होता है, वो ये निर्धारित करता है कि किस पार्टी को आपका वोट पड़ा है, मतलब वो पर्ची देता है। जैसे वोट आपने डाला, मान लो बीजेपी को डाला, सपा को डाला, कांग्रेस को डाला, तो वो पर्ची निकल कर आ जाएगी किस पर्टिकुलर कैंडिडेट को आपने क्या किया है, वोट डाला है। तो ईवीएम थोड़ा सा चर्चा में है और ये स्पेसिफिक फैक्ट आप याद रख सकते हैं, बाकी ईवीएम के बारे में कुछ नहीं। इसी से एक छोटी सी न्यूज, एक लाइन की चर्चा में है, आचार संहिता। आचार संहिता क्या नाम है, आचार संहिता, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बोलते हैं, एमसीसी। पूछा जाता है ये कौन निर्धारित करता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। सबसे पहले कब से निर्धारित करता है, जिस दिन वो चुनाव की तारीख को डिक्लेयर कर देता है। मतलब कि हम पर्टिकुलर डेट से चुनाव फला स्टेट में कराने वाले हैं, उसी दिन से आचार संहिता लागू हो जाती है, ठीक है। तो दूसरी बात हो गई, कब से घोषित, जिस दिन से चुनाव की तारीख घोषित होती है उसी दिन से क्या होता है, डिक्लेयर हो जाता है। फिर पूछा जाता है कि क्या ये कोई कानूनी प्रक्रिया है, तो इसमें कोई भी कानूनी प्रक्रिया या कानूनी बाध्यता होती नहीं। सबसे पहले किसी स्टेट में लागू किए गए, तो केरल में लागू किए गए, और इसमें वो नियम होते हैं कि उम्मीदवार किस तरीके से चुनाव को संपन्न कराएगा, या हम कहें अदर चीजें जो होती हैं वो भी इसमें इंप्लीमेंटेड होती हैं। तो कहने का सीधा सा मतलब है कि आचार संहिता चुनाव संपन्न कराने के नियम हैं जिन्हें कैंडिडेट को नैतिक स्तर पर मानना होता है। कौन डिक्लेयर करता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक। इसके आधार पर योग्य या अयोग्य भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लोगों को घोषित कर सकता है, ये बात भी समझिए, ठीक। तो यहाँ ये चर्चा में है, छोटी सी एक न्यूज है। अब हम देखें तो इसमें इतनी ही न्यूज इंपॉर्टेंट थी जो निर्वाचन आयोग से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसमें किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। बाकी मैंने स्टैटिक वगैरह पढ़ा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और वो चुनाव के कितने प्रकार होते हैं, जैसे इसमें रिवाइज कर सकते हो आप हमारा ही वीडियो देखकर कि कितने प्रकार, पद्धतियां क्या हैं, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम क्या होता है, भारत में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम से किसके किसके चुनाव होते हैं, अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति से किसके किसके चुनाव होते हैं, प्रत्यक्ष चुनाव अप्रत्यक्ष चुनाव क्या होता है, मध्यावधि चुनाव क्या होता है, आम चुनाव क्या होता है, उपचुनाव क्या होता है, चुनाव के लिए कौन कौन सी समितियां गठित की गई, कौन कौन से सुधार किए गए हैं, ये सब मैंने एक वीडियो में पढ़ा रखे हैं जो पॉलिटी की क्लासेस में आपको मिल जाएगा। अगर आप उसे भी साथ में समझेंगे तो इस पूरे को, इसमें मैंने ईवीएम की प्रोग्रेस क्या है उसका भी जिक्र किया है, एज 61th अमेंडमेंट जिक्र किया है कि कैसे 18 से 21 वर्ष हो गई एज, उसमें मैंने ये भी समझाया है कि राष्ट्रीय स्तर की पार्टी के लिए कौन कौन से रिकमेंडेशंस चाहिए, राज्य स्तर की पार्टी के लिए कौन कौन से रिकमेंडेशंस चाहिए। साथ में अगर हम कहें तो मैंने वहां पर यह भी डिस्कस किया है कि जो समितियां बनी उन्होंने वर्किंग कैसे की है, संक्षेप में ही हालांकि किया है क्योंकि प्री के ओरिएंटेड मैंने क्लास ली है।
तो इतनी चीज़ों को अगर समझ लेंगे तो ये टॉपिक आपका होलिस्टिक कवर हो जाएगा, इतने करंट अपडेशंस हो जाएंगे, और आर्टिकल्स मैंने तब भी बताए थे और आज भी थोड़ा संक्षेप में बताए हैं। तो इतनी ही चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट हैं। अब अगला टॉपिक हम इसमें लेते हैं, ठीक है, इसमें इतने रखते हैं।